हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी क्या होता है, कौन से फैक्टर्स परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। मैंने ऑलरेडी लिख चुका है क्योंकि भी रात के 11:30-12 बज रहा है, तो यार थोड़ा लेट हो गया आज भी, है ना। तो लेट हो गया तो अब वीडियो तो अपलोड करनी है, तो लेट ही अपलोड कर देगा। ठीक है, तो बात आगे करते हैं। और सैटरडे का सीन है। वेडनेसडे को क्या मैंने बोल तो दिया था आप लोगों को कि हाँ ठीक है अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर वेडनेसडे को इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, काफ़ी बिजी है आपके सर, है ना। तो 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 क्या कर लेंगे इंटरेक्शन, कहीं नहीं भाग रहा मैं भी और आप लोग भी कहीं नहीं भाग रहे, तो आराम से अभी फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, बाकी 6th और 7th चैप्टर के नोट्स, 5th और 6th चैप्टर के नोट्स दे दिए, उसमें उतना ही है। उसको सिर्फ 1 घंटे में आपको लाइव क्लास में मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आपका 5th 6th हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में आपका ये सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एक साथ। ठीक है, तो एक फ्लो में हो जाएगा। और आराम से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बैंक के बारे में भी बात करनी थी मेरे को, तो इसलिए मैं इंटरेक्शन करना चाह रहा था सबसे, क्योंकि क्वेश्चंस करने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे धीरे धीरे, जैसा भी टाइम आएगा उस हिसाब से। अभी आप लोग फ्री होंगे, शायद 2 से 4 का टाइम बोला था, सब लोग वेट कर रहे होंगे, बट लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल। मैं खुद एक मीटिंग में बिजी था, तो उस कारण से फिर मैं रात को लेट आया। तो फिर मैंने नोट्स डाल दिए थे कि कम से कम आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कुछ ना कुछ पढ़ लें। कम से कम कॉम्पैक्शन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। जिसको थोड़ा बहुत आता होगा वो समझ गया होगा नोट्स देख के, जिसको नहीं आता, नहीं समझ में आया, उसको मैं समझा दूंगा लाइव क्लास में। ठीक है, तो वो देख लेंगे अपन। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। काफ़ी सिंपल है, परमेबिलिटी हमने पढ़ रखी थी, इनडायरेक्ट फॉर्मूलेज, डायरेक्ट और लैब सब, फील्ड लैब ऐप सब हो गया था। अब क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया है टाइम बचाने के लिए अपना। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको समझाते जाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज जो अफेक्ट करेगा परमेबिलिटी को, फर्स्ट है कौन सा, पार्टिकल साइज। ठीक है, पार्टिकल साइज कैसे करेगा देखते हैं अभी। सेकेंड है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। थर्ड वन इज वॉइड रेशियो। फोर्थ वन इज फ्लूइड प्रॉपर्टी, एंट्रैप्ड गैसेस, फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसके बाद एब्जॉर्ब वाटर, फॉरेन पार्टिकल। मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया तो फॉरेन पार्टिकल भी इफेक्ट करेगा, तो इसलिए फॉरेन पार्टिकल्स। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 2 है पर याद क्या रखना है, पूरे रखने, क्यों कुछ भी पूछ सकता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल मतलब लेयर्ड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स सुना होगा जियोलॉजी में। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होते हैं, जो लेयर्ड फॉर्म में होते हैं उसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं। वैसे स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स होती है, तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको रेड कलर से लास्ट में लिखा गया, और उसके लिए अलग से अपन अभी आज ही पढ़ेंगे, अलग से मतलब इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकल साइज की। तो पार्टिकल साइज से कैसे इफेक्ट होगी परमेबिलिटी देखते हैं। आपने अभी कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी कार्बन इक्वेशन, कौन सी कार्बन इक्वेशन, कौन सी क्या थी, कौन सी कार्बन इक्वेशन थी, K इक्वल्स टू 1/K गामा बाय म्यू ऑफ फ्लूइड E क्यूब अपॉन 1 प्लस E इंटू डी स्क्वायर। ये आपकी क्या थी, कौन सी कार्बन इक्वेशन। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा उनको पता है कि ये इसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं। जब भी कोई दो चीज का कंपैरिजन करेंगे, जब भी हम कोई दो चीज का कंपैरिजन करेंगे, तो तीसरी चीज है अगर, तो उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बिना कांस्टेंट रखे आप दो चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये नेचुरल रूल है। तो भाई अब देखो, दो चीज का कंपैरिजन करना है तो एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे तो क्या, किससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट बात करते हैं पार्टिकल साइज की। ठीक है, कंफ्यूज वही होंगे आप कि सर पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉइड रेशियो पे भी, तो कैसे। तो इसलिए एक चीज कांस्टेंट रखना कंपैरिजन करने में हमेशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है पार्टिकल साइज। तो देखो पार्टिकल साइज परमेबिलिटी का के क्या दिख रहा है, बाकी सबको क्या रखेंगे, कांस्टेंट। अभी क्या बोला, कांस्टेंट। ठीक है, तो बाकी के रो गामा म्यू ई जितना भी दिख रहा है सबको कांस्टेंट रखो। तो यहां से क्या दिख रहा है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर।
ये तो हमने भी पढ़ा था, है ना, मैंने बता दिया था। जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा मेरा लेक्चर उनको पता है कि सर जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ाएंगे वॉइड बढ़ेगा, और वॉइड बढ़ेगा तो पानी को जाने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो ये यहाँ से ये हो गया कि पार्टिकल साइज जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा आपकी क्या रहेगी, परमेबिलिटी रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड, स्पेसिफिक सरफेस एरिया की। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया लास्ट टाइम हमने देखा था इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। ठीक है, तो जब d के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर d बढ़ेगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो सेम वही जब परमेबिलिटी, अब उस इन दोनों को किससे जोड़ो, परमेबिलिटी से जोड़ो। जब ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, इट मींस ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि जब अगर डायमीटर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम हो रहा है तो डायमीटर बढ़ेगा तो क्या होगा, परमेबिलिटी भी बढ़ेगी। जब परमेबिलिटी भी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डायमीटर भी बढ़ेगा। तो यहाँ ये रिलेशन में क्या, ये रिलेशन से क्या प्रूफ होगा कि अगर परमेबिलिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। तो क्या आ गया, ये परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, ये बात होगी स्पेसिफिक सरफेस एरिया की। अब बात करते हैं किसकी, वॉइड रेशियो की। सेम चीज वॉइड रेशियो देखो। अब वॉइड रेशियो देखना है तो मैं इक्वेशन फिर से रख, ये इक्वेशन है सेम इक्वेशन। अब के इसमें क्या दिख रहा है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई के। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन से, ये कॉन्जिक-आर्मन इक्वेशन से। ठीक है, यहां क्या रखा, डी को क्या रखा, डी कांस्टेंट रखा। जब डी को कांस्टेंट रखेंगे तभी हम ये बोल पाएंगे कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये के का रिलेशन आ गया। अब एक बात आई थी तरजागी की। तरजागी ने क्या फॉर्मूला दिया था, के इक्वल्स टू 200 ई स्क्वायर बाय ई स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, वो भी दिया था। तो तरजागी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो तरजागी कौन थे, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स थे। तो उनका ध्यान नहीं रखोगे तो सॉइल में बात कैसे आगे बढ़ेगी, तो उनका भी ध्यान रखते। तरजागी जी ने क्या बोला था, के इज, याद करो वो इक्वेशन, तरजागी की इक्वेशन यहाँ लिख रहे हो, के इक्वल्स टू 200 ई का स्क्वायर अपॉन डी 10 का स्क्वायर। ठीक है, D10 क्या था, इफेक्टिव साइज, 10% फाइनेंस वाला इफेक्टिव साइज। तो यहां से क्या डिराइव होगा कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ठीक है, तो तरजागी के टर्म्स में पूछेगा तो बोलना K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट क्या है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट किसको रखना है, कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है D10 को। जब D10 को कांस्टेंट रखोगे तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे E और K का। जब तक कि D10 को कांस्टेंट नहीं रखोगे तो कोई वो नहीं होगा। तो एक चीज कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो जैसे हमने यहाँ पे जब इस पार्टिकल साइज लिया था तो बाकी सबको कांस्टेंट रख दिया था। जब हमने वॉइड रेशियो लिया तो D को कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे बात की तो D10 को कांस्टेंट रख दिया। D10 आपको अच्छे से बता चुका हूँ, D10, D30, D60 हमने पढ़ चुका। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी की। फ्लूइड प्रॉपर्टी में थोड़ा सा वेट करो, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो उसके लिए पूरा मिटाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फ्लूइड प्रॉपर्टी की। तो ये अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी। अब देखो, अब बात किसकी आती है, अब बात आती है एंट्रेप्ड गैसेस की। ये नोट डाउन हो चुका होगा आई होप, तो मैं मिटा रहा हूँ ये, तो ये मिटाते हैं। अब बात करते हैं D10 की, ये D10 बोल रहा हूँ यार। अब बात करते हैं किसकी, एंट्रेप्ड गैसेस की, एंट्रेप्ड गैसेस और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। ठीक है, देखो काफी सिंपल है, कुछ मैंने नया नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाते जाओ, सब होते जाएगा। अब बात करेंगे किसकी, एंट्रेप्ड गैसेस की, एंट्रेप्ड गैसेस। अब मानो कि भाई ये वॉइड था, ये क्या था, वॉइड था, और वॉइड में क्या है, वॉइड ज्यादा वो बन गया यार, देखो ये वॉइड था और वॉइड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी एंट्रेप्ड गैसेस है, गैसेस है जो इसके अंदर एंट्रेप्ड प्रेजेंट है। रेड वाली क्या है, गैसेस है, एंट्रेप्ड गैसेस, गैसेस।
अब सर ने क्या कंसेप्ट बताया था तुमको? सर ने पिछली क्लास में बताया था कि भाई जितना बड़ा गैप उतना ज्यादा पानी एक साथ फ्लो होगा। अब आधी हवा तो आधा स्पेस तो किसने घेर लिया? एयर ने घेर लिया। अब एक काम करना तुम, अभी होली आएगी, होली तो चली गई, अभी फिर से आएगी, तो पिचकारी होती है, ठीक है, पिचकारी में सामने उंगली रखना और आगे से प्रेशराइज करना, तो एक टाइम आएगा कि भाई तुम्हारा जो पंप रहेगा वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। क्यों? अंदर गैसेज है, तो गैसेज ने भी क्या किया रखा है, कुछ एरिया या वॉल्यूम ले रखा है। तो सेम चीज एंटरप्ट गैसेस, कुछ एरिया किसने लेकर रखा है, कुछ वॉल्यूम किसने लेकर रखा है, गैसेज ने लेकर रखा है। तो जब गैसेज ने वॉल्यूम ले रखा है तो क्या होगा कि जगह कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, है ना, वॉल्यूम कम हो गया तो कम पानी जाएगा, और कम पानी जाएगा तो परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू entrapped गैसेस, ठीक है, entrapped गैसेस, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू entrapped गैसेस। जितनी ज्यादा entrapped गैसेस होगी उतनी कम क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं, परमेबिलिटी होगी, ठीक है, उतनी कम परमेबिलिटी होगी, ठीक है। अब बात करके किसकी करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। भाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहाँ गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन DOS। अब एक चीज मेरे को बताओ, अभी जो अपन ने 13 फॉर्मूले पढ़े थे, तो अब एक चीज 2 मिनट पॉज करके सोचना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में और एयर, ये क्या है, ऑटोमेटिकली गैस क्या है, एयर है। अब उसमें कुछ भी डाल दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो मानो वो डालो, जितना पैसा उतनी महंगी गैस डालो, पर डालते नहीं, ये सब नेचुरली होता है, ठीक है, वो तो ऐसे ही बोलने के लिए था, ठीक है। अब क्या सीन है, देखो कि इसके अंदर क्या डालो, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों का सम कांस्टेंट क्या हुआ, 1 हुआ। तो जब इन दोनों का सम 1 हो गया तो ये तो फिक्स हो गया, 1 हो गया। अब एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, है ना। तो क्योंकि इनका सम कांस्टेंट है, ये तो सबको पता है। तो अब एक चीज देखो, जब K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रैप्ड गैसेस था, तो ये चलो आओ, एक्चुअली में क्या हुआ था, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद पता लगा कि 12 मिनट में क्या हो गया था, ऑटोमेटिक बंद हो गया था अपना कैमरा भाई साहब, ठीक है। तो ठीक है, फिर से रिकॉर्ड करते हैं, उसमें क्या है, बात कहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, मैंने देखा भी। तो एयर कंटेंट हो चुका था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे बात कर रहे थे, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या रिलेशन था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में रिलेशन था AC और एयर कंटेंट में, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 1 होता है तो एक चीज अगर कम होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी, तभी तो इनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट 1 रहेगा, ठीक है। तो एयर कंटेंट क्या था, एयर कंटेंट क्या था, एयर कंटेंट परमेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन को कैसे समझोगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को ऐसे समझना कि भाई पानी ऑलरेडी वॉइड्स में था, ठीक है, पानी ऑलरेडी कहाँ में था, वॉइड्स में था। तो वॉइड्स में पानी है, ऊपर से कौन आ रहा है, पानी, पानी पानी क्या हुए, भाई भाई हुए, तो भाई भाई हुए तो क्या हुआ, वही पंचायत वाला कंसेप्ट कि भाई भाई है दोनों, तो पंचायत लग गई, बैठ गई, 24 घंटे क्या चल रही है, वकेती चल रही है, तो क्या एकदम फ्लो में। तो पानी था अंदर, ऊपर से कौन आया, पानी आया वॉइड्स में, तो पानी पानी देख के क्या हुआ, पानी आगे निकल गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा रहेगा। तो क्यों, कुछ एक्स्ट्रा वाटर भी तो आ रहा है भाई, कुछ एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है, तो वो क्या होगा, फ्लो में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। जब फ्लो में अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, और डिस्चार्ज जब बढ़ गया तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। अब बात करते हैं किसकी किसकी, फॉरेन पार्टिकल्स की। अब देखो ये क्या है, ये वॉइड्स है, ले देखिए बात कहाँ आ रही है, वॉइड्स पे और उनके वॉल्यूम पे। अब क्या, यहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल बैठा हुआ है, अभी तक की एयर थी, एयर तो ठीक है, पर लेकिन अब क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टोन हो गया, ठीक है, बहुत पैसा है किसी के पास, कोई गंगा नहाने गया और नहाते नहाते उसकी सोने की घड़ी क्या हो गई, बह गई, तो वो आके कहीं यहाँ पे अटक गई, मान लो गोल्ड आ गया, तो इससे क्या हो गया, GOLD गोल्ड, कोई मेटल या फिर मेटल, ठीक है, मेटल,
तो क्या हुआ, मेटल आ गया, या कोई इंसेक्ट बैठा हो, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो वॉइड्स में रह रहा हो, ठीक है, वो कोई भी रह सकते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, परमेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा फॉरेन पार्टिकल से, परमेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा कि भाई वॉइड्स का वॉल्यूम पहले था ज्यादा, फिर उसके अंदर कोई आ गया रहने के लिए, या कोई चीज आगे स्टोन आके अटक गया, या फिर गोल्ड की वॉच अटक गई, तो वॉच जब अटक गई या स्टोन अटक गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हुआ, पानी को कम जगह मिलेगी, पानी को कम जगह मिलेगी तो परमेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट वन इज फॉरेन पार्टिकल, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, फॉरेन पार्टिकल की। अब बात करते हैं किसकी, एड्सॉर्ब वाटर की। एड्सॉर्ब वाटर क्या होता है, एड्सॉर्ब वाटर क्या होता है। अब एड्सॉर्ब वाटर देखो क्या होता है, एड्सॉर्ब वाटर काफी सिंपल है, एक एड्सॉर्ब होता है, एक एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एक एड्सॉर्ब होता है और एक एब्जॉर्ब होता है। तो एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब में फर्क समझना काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो ये दो क्या है, ये दो पार्टिकल्स है किसके, सॉइल के, बहुत बड़े बनाए हैं पर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है, अभी जितना स्पेस उतना पार्टिकल रखो, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें एड्सॉर्ब वाटर आ गया, तो एड्सॉर्ब वाटर कौन सा फिनोमिना होता है, एड्सॉर्ब वाटर सरफेस फिनोमिना होता है। एड्सॉर्ब वाटर क्या होता है, सरफेस फिनोमिना। तो पहले देखो जब एड्सॉर्ब वाटर नहीं था तो इन दोनों के बीच में क्या 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 गैप था, मान लो कोई ए गैप था, ठीक है, कितना गैप था, ए गैप था। अब एड्सॉर्ब वाटर आ गया, तो जब एड्सॉर्ब वाटर नहीं था, मान लो ये नहीं है एड्सॉर्ब वाटर, तो पानी को जाने के लिए कितना स्पेस मिल रहा था, ए स्पेस मिल रहा था। अब कोई सॉइल होती है कि भाई सॉइल कैसी है, कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉइल, उसमें क्या देखा था कि सॉइल कुछ टाइप की ऐसी होती है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ एड्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो मान लो ये सॉइल कैसी है, एड्सॉर्ब करने वाली है, एड्सॉर्ब, तो इसने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लिया। अब जो लोगों को एड्सॉर्ब और एब्सॉर्ब में नहीं पता है तो वो देख लो, एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब और एड्सॉर्ब। जब बी आएगा, बी, तो ये कौन सा फिनोमिना होता है, ये बल्क फिनोमिना होता है। और जब डी आएगा तो ये कौन सा होता है, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। ये कैसा होता है, सरफेस फिनोमिना। एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, हो रही है, ये कैसी है, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। तो लाइक सर एब्जॉर्ब को कोई एग्जांपल, जो दही बड़े खाते हैं, पानी में वड़ों को क्या करते हैं, भिगो के रखते हैं, जब उनको निकालते निचोड़ते हैं, है ना, और उसके ऊपर दही डालते हैं, तो जब निचोड़ के जो पानी निकलता है वो कौन सा फिनोमिना, वो एब्जॉर्ब फिनोमिना, पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एड्सॉर्ब तो ये पढ़ ही रहे हैं, तो एड्सॉर्ब यहाँ देख लो, सॉइल में क्या हुआ, एड्सॉर्ब वाटर आ गया कहीं से, एड्सॉर्ब वाटर आ गया तो क्या हुआ, अब पानी आएगा, H2O आ रहा है, जब पानी यहां से आ रहा है तो स्पेस अब क्या बचा, स्पेस अब इतना सा बचा, ये क्या हुआ, ये कैसा होगा, लेस देन ए होगा, ये लेस देन ए होगा। बाहर से भी दिख रहा होगा कि ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये कम है। जब क्या हुआ, वॉल्यूम ही कम बचे जाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली परमेबिलिटी क्या हो गई, परमेबिलिटी हो गई कम, ठीक है। जब वॉल्यूम कम तो परमेबिलिटी कम, कि भाई कम रास्ता मिल रहा है पानी को जाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली परमेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब तुम ये भी बोल सकते हो सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन में तो परमेबिलिटी आपने बढ़ा दी थी, है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में तो आप भाई वाला कंसेप्ट लगा रहे थे कि भाई ये चल दो, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाओ। अब क्या हुआ कि ये तुम्हारा जो भाई था वो यहाँ पे एड्सॉर्ब था, और यहाँ से तुम आए तो तुमने देखा भाई, ठीक है, भाई थे, पर लेकिन भाई क्या है, अभी भाई एक दीदी की तरफ अट्रैक्ट है, और वो दीदी का नाम क्या है, दीदी का नाम है सॉइल ने दीदी ने भैया को पकड़ के रखा है तुम्हारे। तो क्या हुआ, जब तुम आओगे बोलोगे भाई चल तू भी चल, तो भैया बोलेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, तो तुम निकल लो। तो जब तुम निकलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, तुम एक ही जा रहे हो। जब दीदी नहीं थी तो तुम दो लोग जा रहे थे, और अब दीदी आ गई तो तुम एक ही जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली परमेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सॉइल ने वाटर को अट्रैक्ट करके रखा है, एब्जॉर्ब करके रखा है, तो इसीलिए क्या हुआ, इसकी परमेबिलिटी क्या हुआ, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये सॉइल के ऊपर चिपका रहेगा,
और तुम अकेले निकल जाओगे वाटर को लेके, ठीक है। तो जब तुम अकेले निकल गए तो ये क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स का हो गया था एड्सॉर्ब वाटर का, तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्ब वाटर, ठीक है, समझ रहे हो। तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्ब वाटर, ठीक है। भाई भाई वाला कंसेप्ट भी समझा दिया, क्यों, क्योंकि सॉइल ने किसको अट्रैक्ट करके रखा है, एड्सॉर्ब वाटर को, ये इसको अट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर इसको भी अट्रैक्ट कर लेते तो ये तो चोक हो जाता भाई, चोक हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, ठीक है। और ये फॉरेन पार्टिकल्स में एक एग्जांपल क्या ले सकते हो, सिंक का, बर्तन धोते हैं सिंक में, सिंक में क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स जा जाके जमा हो जाते तो क्या चोक हो जाता है, तो नंबर ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स बढ़ गए तो वाटर चोक हो गया, मतलब परमेबिलिटी नहीं है उसकी, तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितने कम फॉरेन पार्टिकल्स उतनी ज्यादा परमेबिलिटी, और जितने ज्यादा फॉरेन पार्टिकल्स उतनी कम परमेबिलिटी। वैसे एड्सॉर्ब वाटर की, एड्सॉर्ब वाटर में जितना ज्यादा एड्सॉर्ब वाटर उतना कम स्पेस जाने के लिए, उतना कम स्पेस, जितना कम स्पेस जाने के लिए उतनी कम परमेबिलिटी, तो ये कैसे हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अब बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी में काफी इंपॉर्टेंट है फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी कहाँ से अब देखेंगे भाई, फ्लूइड प्रॉपर्टी कॉन्जी कार्बन इक्वेशन से। अब वो कार्बन इक्वेशन याद करो, कॉन्जी कार्बन इक्वेशन क्या थी, मैंने अभी लिखी थी, K इक्वल्स टू 1 बाय के, ठीक है, रो बाय म्यू ऑफ फ्लूइड ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या थी, कॉन्जी कार्बन इक्वेशन। ये के डैश या के क्या था, ये कांस्टेंट था कोई भी, और अपना के क्या था, परमेबिलिटी था, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब यहां से देखो क्या सीन है, फ्लूइड प्रॉपर्टी, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बाय म्यू, ठीक है, रो बाय म्यू। अब क्या हुआ, बाकी की चीजें ई क्यू, ई और डी, इनको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट, अभी सिखाया था, दो चीज को कांस्टेंट रखो तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। और ये ई और ये सब किसका था, ये मीडियम का था, ये मीडियम का था, मीडियम मतलब जो भी सॉइल है उसका वॉइड रेशियो और उसका पार्टिकल साइज। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी में देखो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा बाय म्यू, ठीक है। तो यहां से पता लग रहा है कि भाई गामा बाय म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी। जो विस्कोसिटी होती है, जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर नहीं पता है तो एफएम पढ़ो, और नहीं पढ़ा है तो वेट करो, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो यहां से एक और रिलेशन क्या निकल के आया, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्लूइड पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अब मान लो तुमने वाटर फ्लो करवा दिया और एक दूसरी जगह क्या किया, हनी को फ्लो करवाया, हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है, वाटर की कम है, मान लो ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, हनी धीरे धीरे ट्रैवल करेगा, वाटर जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा, वाटर जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा तो वाटर की परमेबिलिटी ज्यादा हो गई। हनी क्या होता है, थिक होता है, थिक होता है तो हनी धीरे धीरे जाएगा तो हनी की परमेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। और टेम्परेचर से रिलेट करें तो डायनामिक विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन, नहीं ऐसे कुछ था ना, दुश्मन का दुश्मन भाई भाई, तो दुश्मन का दुश्मन भाई भाई, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये बात किसकी होगी, टेम्परेचर की। अब वो कहावत जो भी होगी वो उसको मैनेज कर लेना। वैसे तो यही होता है भाई कि दुश्मन का दुश्मन, दोनों दोस्त होते हैं ना, ऐसा कुछ। तो वैसे ही यहाँ पे ये इसके इनवर्सली है और ये इसके इनवर्सली है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई फ्लूइड प्रॉपर्टी की। चालू है क्या, हाँ भाई चालू है, चलो बढ़िया। अब इसमें एक नोट पॉइंट आता है, ठीक है। एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अभी तो ये सब हुआ है, अभी स्ट्रैटिफिकेशन पूरा बचा है, तो स्ट्रैटिफिकेशन के लिए थोड़ा वेट करो, 2 मिनट, चालू करते हैं। उससे पहले एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, इंट्रिंसिक या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है।
चलो अब इंट्रिंसिक परमेबिलिटी और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, उसको कैसे डिनोट करते हैं? के नॉट से। अब कौनसी कार्बन ने क्या बोला था? कौनसी कार्बन की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेबिलिटी इक्वल्स टू 1/k, ठीक है, रो बाय म्यू ऑफ फ्लूइड अपॉन ई क्यूब 1 प्लस ई ब्रैकेट में ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर, ये सब था। अब ये किसका था? मीडियम का था, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी किसका फंक्शन होती है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी किसका फंक्शन होती है? तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम पार्टिकल। जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना, इसका फंक्शन होती है क्या? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अब एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ये जो है फंक्शन ऑफ क्या है? ये क्या है? ये इतना पूरा, ये पूरा है फंक्शन ऑफ मीडियम प्रॉपर्टीज या मीडियम पार्टिकल। और ये क्या है? ये क्या है? फंक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। ये एफ वाला फ्लूइड पार्टिकल, फंक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, और एफ एम मतलब फंक्शन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो परमेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एंड मीडियम पार्टिकल बोथ, बट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ठीक है, मीडियम पार्टिकल। तो यहां से मीडियम पार्टिकल का फंक्शन है, तो यहां से इसको डिराइव करो, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का कोई काम नहीं, कांस्टेंट हटा दो। तो यहां से के नॉट क्या आएगा? यहां से देखो के नॉट क्या आएगा? के अपॉन रो बाय म्यू ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या है? ये तुम्हारा इंट्रिंसिक या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब ये तो हो गया कि के नॉट इक्वल्स टू के अपॉन गामा बाय म्यू ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि भाई मीडियम पार्टिकल का फंक्शन है, अगर पूछा तो पूछा, बट इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट। अभी तक के परमेबिलिटी की यूनिट क्या चल रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, ठीक है, वो थी सेंटीमीटर पर सेकंड में पढ़ रहे थे, ठीक है, अलग अलग इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है, लाइक वेलोसिटी में पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया, ठीक है। बट इंट्रिंसिक या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की यूनिट घर पे निकाल के देखना। जब घर पे निकालोगे तो मेरे को बताना कमेंट करके कि भाई यूनिट कितनी आई है, ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 मिनट में और तुम देख भी लोगे, पेपर में भूल जाओगे। ये निकालोगे तो तुमको याद रहेगा सर ने कुछ बताया था जो निकाला था और कमेंट किया था। तो ये यूनिट निकाल के मेरे को कमेंट करना, कहाँ पे? नीचे बॉक्स में, इनबॉक्स में कमेंट करना, या तो व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। ये हो गया। तो ये इसकी यूनिट आप डिराइव करना। इसका फंक्शन ऑफ मीडियम पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल को कहाँ से? के अपॉन, इसको नीचे ले आया तो के अपॉन गामा बाय म्यू ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होमवर्क हो गई एक तरीके से, तो होमवर्क करो। अब बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल की, ठीक है। 9th और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक के काफी क्वेश्चन आए हैं, और कल शाम तक के तुमको इसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 3rd और 4th चैप्टर के, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और जिसमें भारी भारी कंसेप्ट लगेंगे, और वो भारी भारी कुछ नहीं है। अब स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे हम, उसके अंदर दो डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन समझ आ गए तो पूरा कंसेप्ट आ गया, और मतलब पूरा आ गया तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करो, तुक्का मार के आओ, सही होना चाहिए, ठीक है। पर वो मैं नहीं बोलूँगा, उसमें श्योरिटी क्या है? 1/4 है कि 4 ऑप्शन है भाई, तुक्का सही बैठा तो बैठा, नहीं तो नेगेटिव। तो ये तुक्का उक्का मारने वाला टाइम कब है कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है, जाके सो के उठ के आए, बस जय माता दी लगा दिया, जो होगा देखेंगे। अभी 6 महीने बच्चे, तो 6 महीने बहुत टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब बात करेंगे किसकी? स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल की, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक आज का, स्ट्रेटिफाइड सॉइल और स्ट्रेटिफाइड रॉक सुना होगा, या स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड मीन्स क्या होता है? लेयर फॉर्म में, जो लेयर फॉर्म में, ठीक है। इसमें दो अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट और एक होता है परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। अब इसमें क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, तुमने वो ओम्स लॉ पढ़ा होगा,
पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन है ना, वोल्टेज कांस्टेंट रख दो, करंट कांस्टेंट रख दो, ये सब पढ़ा होगा। तो वो सेम पैरेलल और सीरीज का कनेक्शन है, ठीक है। ये कौन सा है, पैरेलल अरेंजमेंट, और दूसरा कौन सा, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। तो वहाँ चीजें अलग होती थी, क्यों, क्योंकि वो फिजिक्स था जो भी पढ़ रहे थे हम, ओम्स लॉ ये सब। अब यहाँ पे चीजें अलग हो गई, यहाँ कौन है, सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूटन गेम खेलते थे, यहाँ कौन गेम खेलता है, यहाँ तरजागी गेम खेलते हैं, ठीक है। तो हर चीज का अलग अलग सीन है। अब देखो मैंने अरेंजमेंट बनाया कि भाई ये एक सॉइल मास है, ये क्या अपना सॉइल मास है, ऊपर लिख देते हैं सॉइल मास, ठीक है। अब क्या हुआ, एक साइड मैंने ये फिट किया अपना अरेंजमेंट, सबको पता है ये अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ से वाटर फ्लो कराना है, और दूसरी साइड भी फिट किया। अब देखो अरेंजमेंट तो हो गया, अभी क्या है, डेल्टा एच है, हेड डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होगा, हेड डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होगा। इसका हेड था H1, इसका हेड था H2, डेल्टा एच क्या है, H1 माइनस H2 का डेल्टा हेड है। अगर हेड में डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होगा, बट हायर हेड से लोअर हेड, छत पे टंकी रखिए, हायर हेड, नल में पानी आ रहा है, लोअर हेड, हायर हेड से लोअर हेड, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो ये सॉइल मास है, और इसमें क्या है, 3 टाइप की सॉइल है, एक सॉइल है सॉइल 1, सॉइल 2 और सॉइल 3, ठीक है। 3 सॉइल है, एक के ऊपर एक रखी, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। सॉइल 1 का क्या सीन है भाई, सॉइल 1 का ऐसा सीन है कि इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ अपन ब्लू से बना देते हैं ना, डेप्थ जो है इसकी वो है Z1, इसकी डेप्थ जो है वो है Z2, और इसकी जो डेप्थ है वो है Z3, ठीक है। और अंदर की तरफ जो है वो क्या लिया, 1 यूनिट लिया है, अंदर की तरफ जो लिया है 1 यूनिट लिया है। अभी तुमको दिख रहा है ऐसा कि ये Z1 Z2, ये Z1 Z2 एंड Z3, और जब इसको ऐसा लूंगा तो ये जो है ये यानी जो विड्थ है वो कितने लिए, 1 यूनिट लिए मैंने, ठीक है, 1 यूनिट लिए। अब वो क्यों लिए आगे बात करेंगे उसकी, ठीक है। इनके बीच ये बात तो हो गई कि Z1 Z2 Z3 हो गया है, ठीक है। अब क्या चीज है कि अब देखो I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जब पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट कौन सी लेंथ, याली लेंथ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो वाटर कैसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा, इधर की साइड वाटर फ्लो होगा, बट लेकिन क्या होगा, डिस्चार्ज सबका अलग अलग रहेगा। तो इसका डिस्चार्ज है Q1, इसका डिस्चार्ज है Q2, और इसका डिस्चार्ज है कितना, Q3, इसका डिस्चार्ज कितना है, Q3 है। और अब जैसे कि डिस्चार्ज चेंज हुआ तो इनकी परमेबिलिटी भी क्या होगी, K1 K2 K3, भाई अलग अलग सॉइल है ना, हेड लॉस ही सेम होगा। हेड लॉस क्यों सेम होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ही सेम होगा, हेड लॉस नहीं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, क्यों, लेंथ तो ये वाली है, और हेड कांस्टेंट है तो आई कितना हो गया, डेल्टा एच बाय एच, हर सॉइल के लिए डेल्टा एच बाय एच सेम अवेलेबल है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम है। पर लेकिन परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी सेम नहीं होगी, ये 1 सॉइल है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो इनका परमेबिलिटी सेम नहीं होगा, डिस्चार्ज अलग, जब परमेबिलिटी अलग अलग हो गई तो Q इक्वल्स टू K आई, इससे डिस्चार्ज भी अलग अलग होगा, और डेप्थ तो अलग अलग है ही, ठीक है। तो अब करते हैं इसका डेरिवेशन की, भाई अल्टीमेटली बात क्या कर रहे हो सर, आप चाहते क्या हो आप, तो सर क्या चाहते हैं वो बताएंगे, ठीक है। अब फ्रॉम डार्सीज लॉ पहले इंडिविजुअल में लगाओ, ठीक है, इंडिविजुअल में तो लगा देंगे, पर पहले इधर एक और चीज देखो, जो डिस्चार्ज Q1 Q2 Q3 है, भाई यहाँ पानी कितना फ्लो होगा, मान लो Q भेजा था मैंने यहाँ से पानी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 Q2 Q3 ऐसे कितने भी हो, तो टोटल Q किसके बराबर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और आगे भी बहुत सारे जितने होंगे उतने में वो होगा, ठीक है। तो Q यहाँ पे क्या होगा, सबका सम होगा Q। फ्रॉम डार्सीज लॉ इंडिविजुअल लेयर के लिए देखते हैं, चुप हो जाओ यार, इंडिविजुअल लेयर के लिए देखते हैं। अब इंडिविजुअल लेयर के लिए देखते हैं, पहले फर्स्ट लेयर के लिए देखते हैं। फॉर फर्स्ट लेयर तो Q क्या होगा,
Q1 इक्वल्स टू क्या है, के आई ए, किया, किया और टिया पढ़ा था ना अपन ने, तो वैसे ही किया। Q इक्वल्स टू फ्रॉम डार्सीज लॉ के आई ए, ठीक है, के आई ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये जो Q1 इक्वल्स टू Q2 Q3 की, Q इक्वल्स टू के आई ए ले लिया, ठीक है। अब Q1 है तो इसकी परमिबिलिटी क्या है, K1 है, तो ये K1 हो गई। फर्स्ट वाले का I कितना, I तो सबका सेम है, तो I तो सबका सेम है। ए क्या है, एरिया क्या है, अब एरिया पे बात करनी पड़ेगी। Q1 इक्वल्स टू K1 I, एरिया कौन सा लेंगे, एरिया लेंगे कौन सा लेंगे, Z1 इंटू एल लू या Z1 इंटू 1 लू। तो देखो पानी जो है, पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, ये तुम्हारा सॉइल मास है, ये ऐसा रखा, पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एरिया कौन सा लूंगा, ये वाला एरिया थोड़ी लूंगा मैं, Z इंटू एल थोड़ी लूंगा, Z इंटू एल थोड़ी लूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया लूंगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सॉइल 1 का, भाई उसकी डेप्थ है Z1, तो उसकी डेप्थ Z1 इंटू 1, ये क्योंकि मैंने 1 लिया था, तो एरिया क्या हो गया Z1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया Z1 इंटू 1, तो ये हो गया 1। वैसे ही सेम सॉइल 2 के लिए Q2 इक्वल्स टू K2I इंटू Z2, वैसे Q3 इक्वल्स टू K3I Z3, ठीक है। इसको दे दो 2, ये सारी इक्वेशंस को नाम दे दो 2, और चाहे जितने हो n हो तो n नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हो, ठीक है। अब ये बात हो गई, ये किसकी, डार्सी, फॉर डार्सी लॉ, फ्रॉम डार्सी लॉ किसके लिए था, इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया था, इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया मैंने डार्सी लॉ, ठीक है। इंडिविजुअल एक एक लेयर के लिए, Z1 के लिए, Z2 के लिए, Z3 के लिए, Q2 था, इसकी परमिबिलिटी K2 थी, तो Q2 की परमिबिलिटी K2, I सबके लिए कांस्टेंट था, तो मैंने इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया। अब मैं किसके लिए करूंगा, पूरे सॉइल मास के लिए क्या करूंगा अप्लाई, डार्सीज लॉ। तो फॉर सॉइल मास, सॉइल मास कौन सा है, पूरा है, आ रहा है कि, हाँ बहुत स्पेस है, ठीक है। फॉर सॉइल मास कौन सा, पूरा सॉइल मास, ये 1 था, समझ आ रहा है ना, ये सेकंड इक्वेशन 2 थी, अब ये इक्वेशन 3 यहां से डेराइव करेंगे, फॉर होल सॉइल मास। अब पूरे सॉइल मास के लिए क्या लगाओ, पूरे सॉइल मास के लिए क्या लगाओ, सेम वही कंसेप्ट लगाओ, तो Q इक्वल्स टू K कौन सा लेंगे, अब इन सब का कोई K होगा, तो वो K कौन सा होगा, K पैरेलल अरेंजमेंट, K पैरेलल, ये किसका साइन है, K पैरेलल, I हो गया, ठीक है, इनटू एरिया, एरिया क्या लूंगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, पूरा एरिया लूंगा, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू 1 क्यों, ये इतना एरिया, ये इतना लेंथ या इतना ब्रेड्थ इंटू याली ब्रेड्थ, इतनी लेंथ इंटू याली ब्रेड्थ, या इतनी हाइट इंटू याली ब्रेड्थ, तो Z1 प्लस Z2 पूरे की बात कर रहा हूँ, तो Z1 Z2 Z3 इंटू 1, इसको दे दो नंबर 3। कौन सी इक्वेशन हो गई, ये नंबर 3 इक्वेशन हो गई। अब मेरे को थोड़ा ये डायग्राम मिटाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम का काम हो चुका है, डायग्राम आपको समझ आ चुका है और आपने बना भी चुके होंगे, ठीक है। तो अब लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं कोशिश करेंगे। देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये देखो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू कितना, अप टू जहां तक के, तो Q कितना है, पूरे सॉइल मास की बात की थी तो मैंने पूरा Q लिया, तो Q को एक जगह क्या लिख लूँ, ये लिख ले, तो K पैरेलल इंटू I इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस अप टू कितना Z, जितने हो उतने है ना, तो अभी मैं Z3 तक की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में 4 रहा तो 4, 5 रहा तो 5, 2 रहा तो 2, ठीक है। इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू क्या है, K1I इंटू Z1 प्लस K2I इंटू Z2 प्लस K3I इंटू Z3, ये समझ गए, ये तो समझ गए होंगे। फ्रॉम 1 2 3 लिखा है, ये तो अपन बचपन से ही करते आ रहे हैं कि 2 इक्वेशन बनाओ, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखो, मैथ्स में यही तो करते थे, ठीक है। अब देखो, अब सेम चीज क्या है,
आई इधर भी है, आई इधर भी है, आई इधर भी है, आई इधर भी है, और आगे जितने भी हो गए उधर भी आई सेम ही रहेगा। तो आई से आई तो क्या हो गया, उड़ गए, तो आई उड़ गए। अब बचा क्या, अब ये बचा Z1 Z2 Z3 अप टू कितना n अगर लेयर्स रहेगी तो Zn। तो ये क्या हो गया, K पैरेलल इनटू क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ Zi। Zi मीन्स जितने भी Z हो, n हो तो nz, ठीक है, Zi। अब देखो K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 प्लस K4 Z4 प्लस K5 Z5 अप टू n। तो ये क्या हो गया, इसको जनरलाइज कर दूं, समेशन ऑफ Ki Zi, ठीक है, समेशन ऑफ Ki Zi। तो K पैरेलल का यहां से क्या निकल रहा है, K पैरेलल आ रहा है समेशन ऑफ Ki Zi अपॉन समेशन ऑफ Zi। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा पैरेलल सीरीज, अगर पैरेलल अरेंजमेंट अगर दिया रहा और तुमसे क्या पूछा, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी बताओ पूरे सॉइल मास की, तो इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी कौन सी होगी, ये K पैरेलल वाली परमिएबिलिटी होगी, और तुमको K1 Z1 ये सब दे रखा होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, K पैरेलल इक्वल्स टू K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये समेशन का मतलब क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और अगर n रहा तो अप टू n। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है K पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है। K पैरेलल का फॉर्मूला देखो 10-12 स्टार मार दिए, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकला, ये पूरा डेरिवेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, Ki Zi इक्वल्स टू अपॉन समेशन ऑफ Zi। ये क्या था, आपका पैरेलल अरेंजमेंट था जो पूरा बना के दे दिया था आपको, ठीक है। अब आता है कौन सा, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। एक मिनट टाइम देखते कितना होगा, टाइम हो रहा है अभी, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल। अब किसकी बात करते हैं, पैरेलल हो गया। अब एवरेज परमेबिलिटी मिटा दो, ये मिटा दो, सही मिटा दो। चलो ये हो गया, पैरेलल खत्म हो गया। हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की। अभी क्या लिया था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट लिया था, ठीक है। बेडिंग परपेंडिकुलर, केस बी। अब देखो जब पैरेलल था तो क्या सीन लिया था, अब ये रूल लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये तुम घर पे ट्राई करना, घर पे ट्राई करना, नहीं तो कल तो मैं बता ही दूंगा। ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है। रूल क्या है इसमें, पिछले वाले में डिस्चार्ज क्या था, डिस्चार्ज, पिछले वाले में डिस्चार्ज क्या था भाई, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, सीधे आई लिखो ना। अभी पिछले वाले में क्या था, डिस्चार्ज अलग अलग था, Q1 Q2 Q3। इसमें डिस्चार्ज क्या रहेगा, इसमें डिस्चार्ज सेम रहेगा, इसमें डिस्चार्ज सेम रहेगा, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल में इसका उल्टा था, सीरीज में डिस्चार्ज को तुम सेम रख देना और सॉल्व करना, ठीक है। और मेरे को फाइनल के सीरीज बताना कितना आ रहा है, ये के परपेंडिकुलर बताना कितना आ रहा है, के परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप करना है या नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा के परपेंडिकुलर। अब इसका अरेंजमेंट की बात आती है, तो अरेंजमेंट देख लो भाई, अरेंजमेंट देख लो, ये कैसा है, ये अरेंजमेंट हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे लगा देना ये, और यहाँ से पानी, और यहाँ पे एक ही लगा देना छोटा सा, जिससे क्या हेड डिफरेंस आ जाए, ठीक है। ये इसका हेड H1 हो गया और इसका हेड हो गया ये H2, हेड डिफरेंस आ गया डेल्टा H। अब पानी कैसा फ्लो होगा, यहाँ से इधर की तरफ फ्लो होगा,
हायर हेड से लोअर हेड, ठीक है। तो अब तुम इसमें सेटअप भी बता दिया कैसा सेटअप है इसका, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, डिस्चार्ज सेम रहेगा, क्यों, ये पहली सॉइल लेयर हुई, ये दूसरी सॉइल लेयर हुई और ये तीसरी सॉइल लेयर हुई, ठीक है। डिस्चार्ज को सेम रखना और आई को डिफरेंट करना, ठीक है। वैसे जैसे मैंने किया था ना वैसे Z1, इसको Z3 है ना, ये Z3, ये Z2 और ये Z1, ठीक है। अब इसको लेके तुम सॉल्व करना और मेरे को फाइनल वैल्यू कल बताना। 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो भी होमवर्क देता हूँ वो करके मेरे को व्हाट्सएप या कमेंट कर देते हैं, या वैसे मैक्सिमम का नंबर है तो वो व्हाट्सएप ही कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर देना और परपेंडिकुलर वाला अरेंजमेंट सॉल्व करके कल मेरे को बताओ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। और देखो यार, अभी आज के लिए इतना ही, अभी 12:30 हो रहा है, ठीक है। तो अभी इतना ही, तो अपन देखते हैं अभी धीरे धीरे। ये ऑलमोस्ट सॉइल मैकेनिक्स आधा हो चुका है, कल तुम्हारा आधा सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, कम से कम आधे से ज़्यादा हो चुका है, क्यों, कल तुम्हारे 6 चैप्टर हो जाएंगे। फिर तुम्हारा क्या बचेगा, शेयर स्ट्रेंथ बचेगा, शेयर स्ट्रेस, और दूसरा क्या बचेगा, कंसोलिडेशन, ठीक है। और क्या बच रहा है, 2 चैप्टर और है ना, 2 चैप्टर और है, एक स्लोप वाला सीन है, ठीक है, स्लोप वाला, और एक वो एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर। तो 4 चैप्टर और बचे हैं, तो 4 चैप्टर हार्डली 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारा सॉइल मैकेनिक्स ख़त्म, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फाउंडेशन इंजीनियरिंग आएगा, वो मुश्किल से 2 दिन का है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, वो 2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट तुम्हारे नेक्स्ट वीक तक के सॉइल मैकेनिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो भाई सैटरडे को अपन मिलते हैं, ठीक है, सैटरडे पक्का एकदम, सैटरडे को टाइम तुम्हारे हिसाब से रख लेना। इस बार तो मैंने बोला तो मैं ही नहीं आ पाया, तो अगले टाइम सैटरडे को तुम्हारे हिसाब से टाइम फिक्स करके अपन लोग बात करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी रह गई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं बताऊंगा तो तुम फिर पता नहीं, मतलब वो बहुत तुम्हें पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो अपन बात करते हैं आगे जैसे जैसे आते हैं। सैटरडे को बहुत टाइम है अभी, आज फ्राइडे हो गया, कल की बात है, कल परसों की, तो देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, तो तुमको डेली नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है। ओके, चलो बाय।